हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट एग्जाम की तैयारी मैं करवा रही हूं और साइंस को मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूं। तो क्लास 6 7 कंप्लीट हो चुके हैं और क्लास 8 की बुक के 10 चैप्टर भी पढ़ चुके हैं। आज 11वां चैप्टर पढ़ेंगे, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। पिछले वीडियो में मैंने आपको ध्वनि के बारे में बताया था, ध्वनि प्रदूषण के बारे में, ध्वनि किस प्रकार से संचरण करती है यानी गमन करती है, उसके बारे में ये सब मैं आपको पिछले लेसन में पढ़ा चुकी हूँ। आज विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पढ़ेंगे। अच्छा लेसन है, आपको एक प्रश्न इससे मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, आपके अभिभावकों ने संभवतः आपको यह चेतावनी दी होगी कि गीले हाथों से किसी भी वैद्युत साधित्र को ना छुएं। बिल्कुल कहा जाता है, हम लोग कहते हैं कि गीले हाथों से और बिना चप्पल पहने, यानी आप यदि चप्पल भी नहीं पहने हैं और किसी विद्युत उपकरण को छू रहे हैं तो ये खतरनाक है, और गीले हाथ हैं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे आपको करंट लग सकता है। आगे लिखा है, परंतु क्या आप जानते हैं कि गीले हाथों से किसी वैद्युत साधित्र को छूना क्यों खतरनाक है? हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो पदार्थ अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत धारा के सुचालक होते हैं, यानी जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है वे विद्युत धारा के सुचालक यानी कि अच्छे चालक होते हैं, और जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते वे हीन चालक या कुचालक कहे जाते हैं। ये सब मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। आगे लिखा है, कक्षा 6 में यह जांच करने के लिए कि कोई पदार्थ अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है या नहीं, हमने एक समपरिक्षित्र यानी टेस्टर, आपने देखा होगा टेस्टर जो आता है, बिजली का जो काम जो लोग करते हैं उनके पास टेस्टर होता है। तो वो इससे पता करते हैं कि यदि आपके किसी उपकरण में करंट आ रहा है तो वह इसी से चेक करते हैं कि करंट आ रहा है कि नहीं, और बहुत से कामों में, बिजली के कामों में इसका प्रयोग किया जाता है, आपने जरूर देखा होगा। आगे लिखा है, क्या आपको याद है कि इसे सुनिश्चित करने में समपरिक्षित्र ने हमारी किस प्रकार सहायता की थी? हमने देखा था कि धातुएं जैसे कि तांबा तथा एल्युमिनियम विद्युत का चालन करते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जैसे रबड़, प्लास्टिक तथा लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते। तथापि अभी तक हमने अपने टेस्टर से केवल उन पदार्थों की जांच की थी जो ठोस अवस्था में थे, लेकिन द्रवों के प्रकरण में क्या होता है? क्या द्रव भी विद्युत का चालन करते हैं? तो द्रवों में विद्युत का चालन होता है, ये बात आप लोग जानते हैं, क्योंकि पानी में भी करंट लग जाता है, पानी द्रव ही तो है। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि गीले हाथों से किसी भी वैद्युत साधित्र को ना छुएं, क्योंकि ये खतरनाक है, आपको करंट लग सकता है। तो ये आगे नीचे डिटेल में बताया गया है। उसके पहले पहेली क्या कह रही है और बूझो क्या कह रही है, ये पढ़ लेते हैं। लिखा है, पहेली तथा बूझो आपको स्मरण कराना चाहते हैं कि हमें प्रयोग करते समय कभी भी मुख्य तारों यानी मेंस अथवा जनित्र या प्रतीपक यानी इन्वर्टर से विद्युत आपूर्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है, आपको करंट लग सकता है। यहाँ सुझाए सभी क्रियाकलापों में केवल विद्युत सेल का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको करंट नहीं लगेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या द्रव्य विद्युत का चालन करते हैं? ये प्रयोग द्वारा दिखाया गया है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, जांच करने के लिए यह जांच करने के लिए कि द्रव अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं या नहीं, हम उसी समपरिक्षित्र का प्रयोग कर सकते हैं। तथापि अब हम सेल के स्थान पर बैटरी का उपयोग करेंगे। समपरिक्षित्र का उपयोग करने से पहले हम यह भी परीक्षण करेंगे कि वह कार्य कर रहा है या नहीं। तो अब बैटरी का प्रयोग किया जाएगा सेल की जगह। अब ये कैसे चेक करते हैं, इसके लिए क्रियाकलाप लिखा हुआ है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, टेस्टर के सिरों को क्षण भर के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। ऐसा करते ही समपरिक्षित्र का परिपथ पूरा हो जाता है और बल्ब दीप्त हो जाता है।
तथापि बल्ब दीप्त नहीं होता, तो इसका अर्थ है कि संपरिक्षेत्र कार्य नहीं कर रहा है। क्या आप इसके संभावित कारण बता सकते हैं? क्या यह संभव है कि तारों के संयोजन शिथिल हो या बल्ब फ्यूज हो, यानी जो टेस्टर होता है उसके अंदर एक बल्ब लगा हो, तो जैसे ही हम उसे किसी में टच कराते हैं तो यदि उसमें करंट होगा तो परपथ पूरा हो जाएगा टेस्टर को लगाते ही, और उसके अंदर जो बल्ब है वह जलने लगेगा। तो इसका अर्थ है कि जो टेस्टर है वह सही कार्य कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार जब संपरिक्षेत्र भली भांति कार्य करने लगे तो इसका उपयोग विभिन्न द्रवों का परीक्षण करने के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चेतावनी लिखी हुई है। क्या लिखी है? अपने संपरिचित्र की जांच करते समय इसके तारों के स्वतंत्र सिरों को केवल कुछ क्षणों से अधिक स्पर्श न कराएं, अन्यथा बैटरी के सेल अत्यंत शीघ्रता से समाप्त हो जाएंगे। यानी कि इसके तारों के स्वतंत्र सिरों को केवल कुछ क्षणों से अधिक स्पर्श न कराएं, क्योंकि जो सेल है, बैटरी के जो सेल है वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। आगे लिखा है, अगला क्रियाकलाप लिखा हुआ है, हमें द्रव में चेक करना है कि ये विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं कि नहीं। तो इसके लिए क्रियाकलाप लिखा है, बेकार फेंकी गई बोतलों के प्लास्टिक या रबड़ के कुछ ढक्कन एकत्र करके उन्हें साफ कीजिए। एक ढक्कन में एक चाय के चम्मच के बराबर नींबू का रस या सिरका उड़ेलिए। अपने टेस्टर को इस ढक्कन के समीप लाकर उसके सिरों को नींबू के रस या सिरके में डुबोइए। ध्यान रखिए कि दोनों सिरे परस्पर 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर ना हो, लेकिन इसी के साथ साथ वे एक दूसरे को स्पर्श भी ना करें। क्या संपरिक्षेत्र का बल्ब दीप्त होता है? क्या नींबू का रस या सिरका विद्युत का चालन करता है? नींबू के रस या सिरके को आप सुचालक या हीन चालक में से किस वर्ग में रखिए? ये आपको क्रियाकलाप करने से ही पता चलेगा। नीचे लिखा होगा, तो नींबू का रस और सिरके में से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। आगे लिखा है, जब टेस्टर के दोनों सिरों के बीच द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो टेस्टर का परपथ पूरा हो जाता है, परपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा बल्ब दीप्त हो जाता है। जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित नहीं होने देता तो संपरिक्षेत्र का परपथ पूरा नहीं होता और बल्ब दीप्त नहीं होता। कुछ स्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बल्ब दीप्त ना हो। ऐसा क्रियाकलाप में भी हो सकता है। इसका कारण क्या हो सकता है? क्या आपको याद है कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह दीप्त क्यों होता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। तथापि यदि परपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त गर्म न हो पाने के कारण दीप्त नहीं होता। अब आप यह जानना चाहेंगे कि किसी परपथ में विद्युत धारा दुर्बल कब होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि परपथ पूरा हो जाता है लेकिन फिर भी बल्ब दीप्त नहीं होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो तंतु होता है वह पर्याप्त गर्म नहीं हो पाता और इसीलिए वह दीप्त नहीं होता। तो जब परपथ में दुर्बल विद्युत धारा होती है तब ऐसा होता है। तो अब दुर्बल विद्युत धारा क्या है इसके बारे में नीचे बताया गया है। यद्यपि कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है परंतु यह संभव है कि वह धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन न कर पाता हो, जिसके कारण टेस्टर का परपथ तो पूरा हो जाता है लेकिन फिर भी उसमें विद्युत धारा बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो सकती है। क्या हम कोई ऐसा अन्य संपरिक्षेत्र बना सकते हैं जो दुर्बल धारा को भी संसूचित कर सके? एक अन्य टेस्टर बनाने के लिए आप विद्युत धारा के किसी अन्य प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। क्या आपको याद है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है? जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत धारा के दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेप देखा जा सकता है। क्या हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके संपरिक्षेत्र बना सकते हैं? आइए क्रियाकलाप द्वारा पता लगाएं। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रयोग द्वारा एक टेस्टर बनाया जा सकता है। ये यहाँ पर बनाना बताया गया है, यहाँ लिखा हुआ है, वो भी पढ़ लेते हैं। आप चित्र के संपरिक्षेत्र में विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उपयोग कर सकते हैं। एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। एलईडी के साथ 2 तार जुड़े होते हैं।
इन तारों को लीड्स कहते हैं। एक तार दूसरे की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। याद रखिए, एलईडी को किसी पर्पस में जोड़ते समय इसके लंबे तार को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल से तथा छोटे तार को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। ये आपने जरूर देखे होंगे। इस तरीके के ये छोटे छोटे बल्ब होते हैं, एलईडी कहा जाता है इन्हें। तो इनके द्वारा भी हम दुर्बल विद्युत धारा को, यानी दुर्बल विद्युत धारा में भी ये दीप्त होते हैं। अब जो दूसरे तरीके का टेस्टर है उसके बारे में बताया गया है कि उसे कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, माचिस की खाली डिबिया से ट्रे निकालिए। ट्रे पर चित्र में दर्शाए अनुसार एक विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए। इस तरीके से आपको करना है। ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब तार के एक स्वतंत्र सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़िए। तार के दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। तार का एक दूसरा टुकड़ा लेकर बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़िए। इस तरीके से आपको करना है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। दोनों तारों के स्वतंत्र सिरों को क्षण मात्र के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराएं। चुंबकीय सुई को तुरंत विक्षेप दिखाना चाहिए। आपका तार के दो स्वतंत्र सिरों वाला संपरीक्षित्र तैयार है। अब इस संपरीक्षित्र का उपयोग करके क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या संपरीक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को नींबू के रस में डुबोते ही आपकी चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप दिखाई देता है? संपरीक्षित्र के सिरों को नींबू के रस से बाहर निकालिए, उन्हें पानी में डुबोइए और पोंछकर सुखाइए। इस क्रियाकलाप को अन्य द्रवों के साथ भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जो विद्युत धारा के सुचालक है तो उसमें विक्षेप उत्पन्न होगा, और यदि कुचालक है तो उनमें सुई में विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये सारणी दी गई है और प्रयोग द्वारा इनमें बताना है कि कौन सुचालक है कौन कुचालक है। अब पहेली क्या कह रही है? जब टेस्टर के स्वतंत्र सिरे एक दूसरे को नहीं छूते, संभव है कि उनके बीच में वायु हो। पहेली को ज्ञात है कि वायु विद्युत की हीन चालक है, परंतु उसने यह भी पढ़ा है कि तड़ित के समय वायु से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वह यह जानना चाहती है कि क्या हर अवस्था में वायु विद्युत की हीन चालक है। इसी से प्रेरित होकर बूझो भी यह जानना चाहता है, क्या हीन चालकों की श्रेणी में रखे अन्य पदार्थ भी विशेष परिस्थितियों में अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। तो ये नीचे लिखा है, यानी जो हीन चालक हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में इनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। तो इनका जवाब जो है बूझो और पहेली के प्रश्नों का नीचे दिया गया है। लिखा है, वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों तथा विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों तथा हीन चालकों के रूप में वर्गीकृत करने को अधिक मान्यता दी गई है। आगे बढ़ते हैं। हमने टोंटी के पानी द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण किया। आइए अब आसुत जल द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण करते हैं। तो जो टोंटी का जल होता है उसमें लवण की मात्रा होती है, तो वह विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। लेकिन जो आसुत जल होता है उसमें से लवण जो है निकाल दिए जाते हैं, तो उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, तो वह विद्युत का हीन चालक होता है। ये दोनों अंतर आपको याद रखने हैं। टोंटी का जल विद्युत धारा का अच्छा चालक है, लेकिन आसुत जल विद्युत धारा का हीन चालक है। आगे बढ़ते हैं। जब हम आसुत जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है। यह विद्युत का अच्छा चालक है। तो जो मैंने अभी आपको बताया वो यहाँ पर क्रियाकलाप के रूप में लिखा हुआ है। जो मैंने आपको बताया कि नल का जल यानी टोंटी का जल और आसुत जल, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए मैंने वो पढ़ा नहीं है। और आसुत जल में यदि आप नमक घोल देते हैं तो वह विद्युत का अच्छा चालक बन जाता है। आगे लिखा है, जो जल हमें नलों, हैंडपंपों, कुओं, तालों आदि से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता। इनमें अनेक लवण घोले होते हैं। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए यह विद्युत का सुचालक होता है। इसके विपरीत आसुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है। तो आप ये अंतर याद रखिएगा।
अब पहेली कुछ कहना चाहती है। क्या कहती है? जल में थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से विद्यमान खनिज लवण मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, परंतु ये लवण जल को चालक बना देते हैं। इसलिए हमें वैद्युत साधित्रों का उपयोग कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मना किया जाता है कि विद्युत उपकरणों को गीले हाथों से मत छुएं। अब लिखा है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है कक्षा 7 में हमने विद्युत धारा के कुछ प्रभावों के बारे में सीखा था। क्या आप इन प्रभावों की सूची बना सकते हैं? जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो यह क्या प्रभाव उत्पन्न करती है? आइए इसका पता लगाएं। तो इसके लिए क्रियाकलाप लिखा हुआ है और विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पढ़ने के लिए हमें क्रियाकलाप पढ़ना आवश्यक है। मैं वही क्रियाकलाप पढ़ती हूँ जिनमें प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है 2 बेकार सेलों से सावधानी पूर्वक कार्बन की छड़ें निकालिए। उनकी धातु की टोपियों को रेगमाल से साफ कीजिए। इन पर तांबे के तार लपेटिए और उन्हें एक बैटरी से जोड़िए। इन 2 छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। कार्बन की छड़ों के स्थान पर आप 6 सेंटीमीटर लंबी लोहे की कीलें भी ले सकते हैं। किसी कांच के गिलास या प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला जल भरिए। जल को और अधिक चालक बनाने के लिए इसमें 1 छोटा चम्मच साधारण नमक या नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाइए। अब इस विलयन में इलेक्ट्रोडों को डुबोइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि कार्बन की छड़ों की धातु की टोपियां जल से बाहर रहें। 3-4 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। इलेक्ट्रोडों को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आप इलेक्ट्रोडों के समीप किसी गैस के बुलबुले देख पाते हैं? क्या हम विलयन में हो रहे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? कक्षा 7 में पढ़ी गई रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा का स्मरण कीजिए। आपको इस तरीके से करना है जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ये कार्बन की छड़ें हैं, ये धातु की टोपी लगी हुई है, ये जल भरा हुआ है। तो आप देखेंगे कि आपको कुछ गैस के बुलबुले दिखाई देंगे। तो यही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। आगे लिखा हुआ है सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निकलसन ने यह दर्शाया था कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ये किसने बताया? ये बताया सन 1800 में ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निकलसन ने। इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों और उनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, जिस तरीके से हमने क्रियाकलाप में किया था, कार्बन की छड़ें थी, उनमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो आपको बुलबुले दिखाई दिए। वो किसके बुलबुले थे? ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव हैं। अब लिखा है विद्युत लेपन। ये किस प्रकार किया जाता है? तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है स्मरण कीजिए बिल्कुल नई साइकिल का हैंडल तथा पट्टियों के रिम कितने चमकदार होते हैं। जब आप नई साइकिल खरीदते हैं तो उसका जो हैंडल होता है और जो रिम होते हैं वह चमकते हैं। तथापि यदि दुर्घटनावश इनमें खरोंच पड़ जाए तो चमकदार परत उतर जाती है और उसके नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं होती। आपने कुछ महिलाओं को ऐसे आभूषण पहने देखा होगा जो देखने में सोने के प्रतीत होते हैं, तथापि लगातार उपयोग से सोने की परत उतर जाती है तथा नीचे की चांदी या किसी अन्य धातु की सतह दिखाई देने लगती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा दी जाती है। क्या आप जानते हैं कि धातु की सतह के ऊपर दूसरी धातु की परत किस प्रकार निक्षेपित की जाती है? आइए इसे स्वयं करके देखें। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ऐसे उदाहरण आपने अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे। महिलाओं के जो आर्टिफिशियल आभूषण होते हैं तो उनमें इसी प्रकार से एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा दी जाती है।
जैसे कोई आभूषण चांदी का बनाया गया और उसके ऊपर सोने की परत चढ़ा दी गई, तो वह उसी प्रकार से चमकती है। ऐसा लगता है कि ये धातु जो है सोने की है, लेकिन उसके ऊपर परत चढ़ाई जाती है। और साइकिल के रिम पर, हैंडल पर और भी बर्तन भी ऐसे कई प्रकार के आते हैं जिन पर इसी तरीके की धातु की परत चढ़ाई जाती है। ये किस प्रकार किया जाता है, क्रियाकलाप में लिखा हुआ है। लिखा है इस क्रियाकलाप के लिए हमें कॉपर सल्फेट तथा लगभग 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर साइज की तांबे की 2 प्लेट चाहिए। किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 250 ml आसुत जल लीजिए। इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट घोलिए। अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की मिला लिए। तांबे की प्लेटों को रेगमाल से साफ कीजिए। इन्हें पानी में धोकर सुखाइए। तांबे की प्लेटों को बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित कीजिए और उन्हें कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोइए। इस तरीके से, जिस तरीके से इस चित्र में दिखाया गया है, ये तांबे की प्लेटें हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन है, फिर इसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित करनी है। आगे लिखा है परपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने दीजिए। अब विलयन में से इलेक्ट्रोडों को हटाइए तथा उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। क्या उनमें से किसी एक क्षण में कुछ अंतर पाते हैं? क्या आप इस पर कोई परत चढ़ी देखते हैं? इस परत का रंग कैसा है? बैटरी के उस टर्मिनल को नोट कीजिए जिससे ये इलेक्ट्रोड संयोजित होते हैं। आगे लिखा है जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है। स्वतंत्र कॉपर यानी तांबा बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। लेकिन विलयन से कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसे होती है? यानी जो कॉपर का क्षय हो जाता है उसकी पूर्ति कैसे होती है? दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट से बना है, समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। यानी एक प्लेट में कम हो रहा है, दूसरा उसकी पूर्ति करता है, तो यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसका अर्थ हुआ कि विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित होता है। आगे लिखा है विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की पतली परत विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। विलेपित करने वाली धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते जिस पर निक्षेपण किया जाता है। उदाहरण के लिए अनेक वस्तुएं जैसे कार के कुछ भागों, स्नान गृह की टोंटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है, तो इसीलिए ये चमकते हुए दिखाई देते हैं। क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है, यह संक्षारित नहीं होता, यह खरोंचों का प्रतिरोध करता है। तथापि क्रोमियम महंगा है तथा किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है। इसलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और इस पर केवल क्रोमियम की परत निक्षेपित कर दी जाती है। आभूषण बनाने वाले सस्ती धातुओं पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं। ये आभूषण देखने में चांदी या सोने के प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत बहुत सस्ते होते हैं। यहाँ पर आप कुछ वस्तुएं देख भी सकते हैं। इसी प्रकार के कुछ शो पीस भी आते हैं जिन्हें हम अपने घर में सजाने के लिए रखते हैं, तो आप देखेंगे कि चमकदार दिखाई देते हैं। तो ये सस्ती धातुओं से बनाए जाते हैं और उन पर दूसरी धातु की परत चढ़ा दी जाती है। आगे लिखा है खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाली टिन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है।
टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आता और खराब होने से बच जाता है। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, तथापि लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। अतः इसे संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है। विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जा चुके विलयनों का निपटारा किया जाना भी एक मुख्य समस्या है। यह प्रदूषणकारी अपशिष्ट तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार के प्रदूषकों के निपटारे के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। यानी कि विद्युत लेपन जिन कारखानों में किया जाता है, तो जो उपयोग किए जा चुके विलयन होते हैं उनका निपटारा भी एक मुख्य समस्या है, क्योंकि ये प्रदूषण फैलाता है। तो इसके लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं ताकि इनका निपटारा किया जा सके। तो आज का लेसन यहीं पर होता है समाप्त। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में आपको बताया। दैनिक जीवन में कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें आप देखते हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कहीं पर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ईवीएस को यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। हैंड रिटन नोट्स से मैं पढ़ा रही हूँ। NCERT के मैंने नोट्स बनाए हैं और उन्हीं से मैं पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग प्रत्येक वीडियो देख सकते हैं। सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।